इतना बड़ा तो है। अब ये लिखो, सेकंड वाला क्वेश्चन बड़ा लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होता तो सेकंड सॉल्व नहीं करना है। नहीं, उसको कंसीडर नहीं करना है, जिसको बॉन्ड बनेगा उसको कंसीडर करना है।
फर्स्ट वन क्लियर? कितने लोगों का आंसर आ भी गया? टेक्स्ट बुक का ही वो मुझे लगा एनसीईआरटी में तो नहीं है। चलो सेकंड सॉल्व करो। सेकंड हो गया किसी का? ओके ठीक है, एक दो आंसर आ रहा है। जिनका फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए, थर्ड की तरफ ध्यान देना है। फर्स्ट किसका नहीं हुआ है? फर्स्ट किसका नहीं हुआ? सबका हुआ है, मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट सेकंड में अपना काम करना है। सेकंड जिसका बाकी है खड़े हो जाओ। सेकंड जिसका बाकी है खड़े हो जाना है, खड़े होकर सॉल्व करना है। और जैसे कंप्लीट हो जाएगा बैठ जाना है। सेकंड जैसे ही कंप्लीट होता है बैठ जाना है। और जो खड़े हैं सीधे खड़े रहकर लिखना है, ठीक है? हाँ। What? 0.77. Question number 3. Calculate carbon-carbon bond energy for following reaction. C2H6 converted into 2 moles of carbon plus 6 moles of hydrogen atom. Delta HR is given. Bond enthalpy of CH is given and bond enthalpy of carbon single bond hydrogen पूछा हुआ है। फोर्थ सॉल्व करो। आफ्टर कंप्लीशन थर्ड, फोर्थ वाला शुरू करना है। ये फोर्थ वाला भी है, फर्स्ट की जगह फोर्थ। फोर्थ वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना है। जिनका थर्ड हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा, बैठ जाना है।
सीधी रखनी आती है? Question number 3. Calculate carbon-carbon bond energy for following reaction. Reaction is written C2H6 converted into 2 moles of carbon plus 6 moles of hydrogen in atomic form. Delta HR is given 2825.77 kilojoule and bond enthalpy of carbon-hydrogen bond is given and carbon-carbon bond is you have to find. तो बैठो ना, हो गया तो ट्राई करो, हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, पहले क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझो, फिर हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन 3 भी पूरा करो, तो फिर से खड़ा होना सकता है। आप लोग सर अभी तो बैठे हैं। नहीं, टॉपिक को लिखो, गाइड करना। फ्यूजन वेपोराइजेशन दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 4. 1 gram of liquid naphthalene C10H8 molecular formula solidifies 149 joule of heat is evolved. Calculate the heat of fusion of naphthalene. Answer is 19072 joule per mole. Hey, thank you. अपने पास रखो, तो बाहर जाना पड़ेगा। आंसर किसमें है, समझ जाओ। हाँ जी, इधर रहने दो, अब आप ही बोलो क्या करना है। मतलब एक ही बात बार बार बताने के बाद भी सेम मिस्टेक करते हो। बाजू वाले के साथ डिस्कशन करना, पीछे वाले को आंसर दिखाना। जो आपका होमवर्क मिला है उसके अलावा आपको ऐसा होमवर्क दूंगा जो 1 आवर सफिशिएंट रहेगा। 1 आवर मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए 1 आवर लगेगा। फिर आप बोलोगे सर हमारे पास ऑलरेडी वर्क है, 2 दिन के बाद ऐसा हमें फिर से आपने लिखने के लिए दिया। नहीं आता, आराम से बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाजू वाले के साथ भी डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्मली कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू मतलब क्यू होता है। हीट मतलब डेल्टा एच ही बोला है उन्होंने, तो डेल्टा एच इज गिवन देयर। अब ट्राई करो, फिर बताता हूँ। क्वेश्चन 3 कितने लोगों का हो गया? क्वेश्चन 3 ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 हो गया। ओके दैट्स गुड। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। मैं आपको इसलिए पहले आंसर नहीं बताता हूँ, आप लोग आधा सुनते हो और लिखते बैठते हो। सही है गलत है? अब छोटे बच्चों को हो नहीं, चलो बच्चों पेन बंद करो, जेब में रखो और इधर ध्यान दो। फिर भी कुछ नमूने हैं। जब मैं इधर देखा कि लिखना शुरू, इतनी महंगी चीज नहीं है कि वो उसको बेच के मतलब अमीर बन जाओ, ठीक है। यहाँ रहेंगे तो अमीर बनोगे, ये आज है कल नहीं है। 10 रुपए किलो के भाव से जाने वाली है, याद रखो, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। नैप्थलीन नाम सुना है? अभी बोला था अभी इसके पहले। तो नैप्थलीन आता है, पहला आता है बेंजीन, जिसको बोलते हैं हम लोग C6H6, दिस इज बेंजीन। इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 रिंग साथ में होते हैं, इसको बोलते हैं नैप्थलीन, इसको बोलते हैं नैप्थलीन। एक और रिंग को जोड़ते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रासीन। तो बेंजीन के 3 तरीके हैं, एक होता है बेंजीन, दूसरा होता है नैप्थलीन और तीसरा होता है एंथ्रासीन, ठीक है। ये तीनों के तीनों एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं, एरोमा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं उनको आप यूज मतलब इनको यूज करते हैं हम लोग, जो गंदा स्मेल होता है उसको भगाने के लिए। भगाता नहीं है, अपना स्मेल प्रोड्यूस करता है, तो वो वाला स्मेल जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ये है नैप्थलीन। जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं वहां पे इनको यूज किया जाता है। इस नैप्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H8। क्वेश्चन में लिखा है अ लिक्विड नैप्थलीन सॉलिडिफाइड, मतलब नैप्थलीन को लिक्विड स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट किया, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा C10H8 जो लिक्विड स्टेट में है, इसको कन्वर्ट किया C10H8 इन सॉलिड स्टेट, इसको सॉलिडिफाई किया। और जब हम किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वो हीट को रिलीज करेगा। कितना हीट रिलीज किया? 149। तो यहाँ पे जो हीट रिलीज हुआ है वो है 149 जूल। इसको हम लोग डेल्टा HR भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा HR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब बोलोगे यहाँ पे हीट लिखा है, क्यों आपने डेल्टा H क्यों लिखा? नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट होता है,
At constant pressure Q equals to delta H. At constant volume Q equals to delta U. ये हमने पढ़ा था, कभी तो भी पढ़ा था, ठीक है। हाँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डेल्टा H का जो वैल्यू रहेगा वो इतना रहेगा। क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 149 जूल पर मोल? नहीं, लेकिन आंसर में लिखा है पर मोल। इसका मतलब आंसर आपको एक मोल के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये जो इतना एनर्जी रिलीज हुआ है ना, तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन क्यों है? रिलीज हुआ है। कितना एनर्जी रिलीज हुआ? कितने नैप्थलीन के लिए? 1 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए 149 जूल हीट रिलीज हुआ 1 ग्राम के लिए। लेकिन हमको निकालना किसके लिए? 1 मोल के लिए। तो हमको 1 ग्राम के लिए इतना है, तो इसका 1 मोल का मास कितना रहेगा? इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 128। कितना आता है? 128। तो हम क्या लिखेंगे? 1 ग्राम के लिए इतना हीट रिलीज होगा, तो 128 ग्राम के लिए कितना हीट रिलीज होगा। तो कितना के लिए क्या करेंगे? 149 इंटू 128 यूनिट रहेगा जूल। तो बताओ कितना आएगा? -1907 यूनिट जूल पर मोल। पहले पर मोल नहीं था, अभी पर मोल आएगा। क्यों आएगा? पहले जो दिया था वो 1 ग्राम के लिए, आपने किसके लिए फाइंड किया? 128 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। तो 1 मोल के लिए इतना रिलीज होगा। समझ में आ रहा है? आंसर आ गया। बट यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो हो सकता है कि सर ने लिखने के टाइम पे नहीं सही लिखा है सर ने। अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हमने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो कितना हीट रिलीज हुआ? माइनस। क्वेश्चन में पूछा क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चन में हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन नहीं पूछा है, हीट ऑफ फ्यूजन पूछा है। मतलब आपने फाइंड किया इस रिएक्शन के लिए और पूछा है इस रिएक्शन के लिए, तो वैल्यू जो रहेगा वो वही रहेगा, साइन जो रहेगा वही चेंज होगा। तो ये कितना था? -19072 जूल पर मोल। ये बन जाएगा +1972 जूल पर मोल। नहीं समझा? लिखो फिर और नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। SO2 प्लस O2 नहीं समझा? SO2 का कंफर्मेशन है। सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वो आपको सॉल्व करना है। फिर वाले में थोड़ा चेंज करना है, सेकंड वाले में इट इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ सल्फर, नॉट SO2।
Number 5, calculate delta HF for CS2. Standard enthalpy of combustion of carbon minus 193.3 kilojoule. Second, standard enthalpy of combustion of sulfur, that is minus 293.72. और लास्ट, standard enthalpy of combustion of CS2 minus 1108.76 kilojoule per kilojoule. कार्बन का कंबशन करेंगे CO2 मिलेगा, सल्फर का कंबशन करेंगे SO2 मिलेगा, नाइट्रोजन का कंबशन करेंगे NO2 मिलेगा, CS2 का कंबशन करेंगे तो CO2 और SO2 दोनों मिलेगा, CS2 का कंबशन करेंगे तो CO2 और SO2 दोनों मिलेगा। CS2 का कंबशन CO2 प्लस SO2, जब भी हम कंबशन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो CS2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कौन सा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं? कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाता है। CS4 C नहीं, ओनली C नहीं, कंबशन होने के बाद CO2 ही मिलेगा, CO2 प्लस SO2 दोनों। फिफ्थ वाला कितने लोगों का हो गया? आंसर अलग नहीं, वही आना चाहिए। आ रहा है? तो मतलब आंसर लिखा तो सही है, एक का भी आ गया तो ठीक है। थर्ड कितने लोगों का बाकी है? थर्ड वाला तो भी तो सॉल्व किया था। चल इधर ध्यान दे, थर्ड वाला इधर ध्यान देंगे, बाकी अपना सॉल्व करते बैठेंगे। कैलकुलेट द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया है, ठीक है। इस रिएक्शन में C2H6 दिया है, पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा HR, क्या आएगा? इसमें कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं? दो, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं? 1 into bond enthalpy of कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? 6 into bond enthalpy of कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। रिएक्टेंट्स हो गए खत्म। यहाँ पे जो कार्बन है इनमें से किसी ने बॉन्ड नहीं बनाया है, तो इसलिए -0 ही आएगा, सही है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, कितना है? 2825.77 इक्वल्स टू
आएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन, ये हमको ढूंढना है, प्लस 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कितना है 416। अब हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में है। if मैं यहाँ पे H2 लिखता तो आपको उसके बारे में सोचना होता क्योंकि वो बॉन्डेड फॉर्म में होता। यहाँ पे ओनली H लिखा है, वो बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है और इसलिए उसके बारे में नहीं सोचना है। नंबर 5 क्वांटिटी बढ़ गया, एक ही है। क्वेश्चन आ गया, आंसर फिर ठीक है। चलो चलो कैलकुलेट डेल्टा HF फॉर CS2, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसका कुछ काम नहीं है। ओके हाँ देखो क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट डेल्टा HF फॉर CS2, मतलब CS2 को बनाना है यूज करना है? बनाना है। बनाना मतलब केला वाला बनाना। कितने मोल ऑफ CS2? 1 मोल, तो यहाँ पे 1। अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? एलिमेंटल स्टेट। तो ये होता है कार्बन और ये होता है 2s। तो ये हमारा आइडियल इक्वेशन है, ये हमारा आइडियल इक्वेशन, सही है। पहले ये बनाने का जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से देखेंगे। पहला डेटा क्या गिवन है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन का हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनेगा। और यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रहेगा दैट इज 393.3 किलो जूल। देखो इस इक्वेशन को, मतलब इस लाइन को हम स्टेटमेंट में मतलब स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। सेकंड क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सल्फर, तो ये बनेगा 1 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट विद O2 कन्वर्टेड इनटू SO2। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR कितना है? -293.72 किलो जूल, सही है। तीसरा क्या कहता है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CS2। So now 1 mole of CS2 on react with O2 converted into CO2 with SO2। अब इनमें से एक बात का ध्यान रखना है, जिसका कंबशन करना है उसका मोल एक ही होना चाहिए। अब इस मोल को चेंज नहीं करोगे, चेंज बाकी को करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर? 2, so multiply by 2। So left side right side carbon atoms are same, sulfur is also same। अब डिफरेंट कौन है? ऑक्सीजन। कितने हो गए? 4 और 2 6, यहाँ पे 2 ही है, 3 से गुणाकार कर दो, हो गया। अब इस रिएक्शन के लिए क्या हुआ? डेल्टा HR हुआ -1108.76 किलो जूल। तो आपके पास कितने रिएक्शन बने? 3, 1 2 3। और इस तीनों रिएक्शन को यूज करके इसको बनाना है। समझ में आ रहा है? ये देख लो, पहले लिखना नहीं है, देखना है। ओके देख के अब देखो ये जो आपका आइडियल इक्वेशन है वो बनाने के लिए इन तीनों इक्वेशन को यूज करो। अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। इनमें से आपके काम का कौन है? आपको कौन से साइड में चाहिए? यहाँ पे है, एज इट इज यूज करो। आपको कितने चाहिए? यहाँ पे कितने हैं? तो रिएक्शन को एज इट इज यूज करना है। तो मैं लिखता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस 1 मोल ऑफ O2 converted into CO2, so value will be -393.3 किलोजूल, सही है। सेकंड इक्वेशन में से कौन चाहिए? सल्फर। यहाँ पे सल्फर लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे भी सल्फर लेफ्ट साइड में है। फर्क कितना है? आपको चाहिए 2, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 2 मोल्स ऑफ सल्फर प्लस 2 मोल्स ऑफ O2 converted into 2 moles of SO2।
तो ये बन जाएगा -293.72 मल्टीप्लाइड बाय 2। सही है? पक्का? सही है ना? थैंक यू। इसके लिए देखते हैं। CS2 चाहिए आपको, राइट साइड में चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। आपको 1 मोल चाहिए, यहाँ पे भी 1 मोल है। रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? CO2 plus 2 moles of SO2 converted into CS2 plus 3 moles of O2। साइन बनेगा +1108.76। सही है? साइन को चेंज किया। अब क्या करेंगे? इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। इधर क्या है? 1 कार्बन प्लस 3 O2। 3 कहां से आ गए? 1 + 2 3 होता है ना? प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फर प्लस CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2। राइट साइड में कौन है? CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2 प्लस CS2 प्लस 3 मोल्स ऑफ O2। हो गया? रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साइड में लिख दिया। अब करना क्या है? कैंसिल करना है। यहाँ पे 2 SO2 2 SO2, यहाँ पे CO2, यहाँ पे CO2, 3 O2 3 O2। जो बच गया है उसको लिखेंगे। क्या बचा? 1 मोल ऑफ कार्बन 2 मोल्स ऑफ सल्फर कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ CS2। और ये वही है जिसको आपने आइडियल इक्वेशन माना था। और जब ऐसा लगा कि ये मैच हो रहा है तो इसका गुणाकार भागाकार कर लेने का। आता है गुणाकार भागाकार? करो फिर। आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? अब क्यों नहीं होगा? अब सभी बोलेंगे सर हमारा तो पहले हुआ था। हो गया? हाँ, इस बात पे एक काम करो, कॉपी क्लोज करो बस 2 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम लग सकता है। हो गया कॉपी क्लोज? पेन पेंसिल कॉपी सब कुछ बंद होनी चाहिए। हाथ ऐसे, छोटे बच्चों को नहीं कहीं जल्दी से बैठो, क्योंकि अक्सर मुंह में हाथ डालते हैं ना, इसलिए। एक क्वेश्चन आता है कैलोरीफिक वैल्यू का। ठीक है, जिसको शॉर्ट में CB लिखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जब भी कोई फूड हम लोग खाते हैं या तो, ठीक है, इनडायरेक्टली बॉडी में जाने के बाद उसका कंबशन होता है। बायोलॉजी में आपने पढ़ाया होगा। और बोलोगे सर अभी तो बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया तो भी मान लेते हैं कि आपने बायोलॉजी पढ़ा है और आपको पता है कि जो फूड हम खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके उसका कंबशन होता है। धुआं कहाँ निकलता है वो नहीं पता, कंबशन होता है जरूर है। अब कंबशन हो गया है तो किसी भी प्रोसेस का जब कंबशन होता है तो वो हीट को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, और उस एनर्जी से हमारा बॉडी का प्रोसेस चलता रहता है। हम जो बोल रहे हैं तो बॉडी के अंदर एनर्जी है तो ही बोल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम जो फूड खाते हैं वो फूड एनर्जी को जनरेट करता है, और इस एनर्जी को जनरेट करता है तो यहाँ पे एनर्जी कितना जनरेट करेगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब दो अलग अलग फूड या तो फ्यूल दोनों चलेगा। मैं यहाँ पे फ्यूल का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मेरे पास 2 अलग अलग फ्यूल है। एक फ्यूल है मेरे पास CH4, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एज अ फ्यूल करके यूज करते हैं, और दूसरा जो फ्यूल है वो है C2H6। ठीक है, अब ये फ्यूल है, इसको कंबशन करेंगे। इसका कंबशन करने के बाद ये क्या करेंगे? एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं। तो जब 1 मोल ऑफ CH4 को हमने बर्न किया तो उसने जो एनर्जी रिलीज किया उसको बोला हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और इसने रिलीज किया -746 किलोजूल पर मोल। तो 1 मोल ऑफ CH4 को हमने कंबशन किया, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं एग्जांपल के लिए। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने रिलीज किया।
हमारे पास दूसरा फ्यूल है, कौन सा? C2H6। इसको हमने बर्न किया तो इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -789 किलो जूल पर मोल, इतना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछे, इसका रीजन है। इसका रीजन ऐसा है कि 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक फ्यूल ये है, दूसरा फ्यूल ये है, ये कितना एनर्जी रिलीज करेगा वो दिया है, ये फ्यूल कितना एनर्जी पर मोल रिलीज करेगा ये दिया है, और क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन से फ्यूल का एफिशिएंसी ज्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब कौन सा फ्यूल जो रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा रहेगा? CH4 या C2H6? क्योंकि इसने एनर्जी ज्यादा रिलीज किया, इसने एनर्जी कम रिलीज किया। और ऐसा ही कंफ्यूजन उनका भी होता है जो ये टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, जो आपका हो रहा है। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल होना चाहिए और ये कम एफिशिएंट। लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आता है डेल्टा HC अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या करते हैं, उसका 1 मोल बर्न करने के बाद जो हीट रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक है, वो एनर्जी को रिलीज करेगा, साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपको नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना है, वैल्यू को कंसीडर करना है। तो इसके लिए हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 746 डिवाइडेड बाय CH4 का मॉलिक्यूलर मास 60। सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका CV निकालेंगे, कितना है 789 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 30। सही है। तो किसी का भी कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो ऑप्शन क्या है, उसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है 46.6। ओके, कितना यहाँ पे कितना आ रहा है 26.3। चलो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो होने का नहीं इसके लिए। अब इसका CV का वैल्यू ज्यादा है, इसका CV का वैल्यू कम है, मतलब पहले कुछ और लग रहा था, रियल में कुछ और है, और इसलिए ये क्वेश्चन जरूर देते हैं। ठीक है। तो अब जिसका CV का वैल्यू ज्यादा होता है उसका एफिशिएंसी भी ज्यादा होता है। तो अब मुझे बताओ किसका CV का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब CH4 जो रहेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, दूसरे का कैलोरीफिक वैल्यू कम है, इसका एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका एफिशिएंसी कम है। तो इफ किसी ने आपको पूछा आपको कौन सा फ्यूल लेना पसंद करोगे व्हीकल के लिए, सही है। लेकिन ये वैल्यू हाइपोथेटिकल थी, उसके हिसाब से क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन लिखो। कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन, the amount of heat produced, the amount of heat produced when, the amount of heat produced when 1 gram of a substance, when 1 gram of a substance is completely burned.